विद्यार्थियों, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों का प्रोफेसर एसआर मीना की ओर से स्वागत। आज के व्याख्यान में काव्य संकलन या जिसे हम पद संचयन कहते हैं, उस पुस्तक में संकलित जो कवि है आपका मैथिली शरण गुप्त, उस पर अपना व्याख्यान दूंगा। उम्मीद है आप सभी ध्यान से सुन रहे होंगे। मैं आपको पुनः ये भी आगाह कर देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो विषय वस्तु डाली जा रही है, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसका अनुसरण कीजिएगा और इसी को आधार मानते हुए आपका पाठ्यक्रम पूरा करने की कड़ी में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के व्याख्यान में मैथिली शरण गुप्त जी पर मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप सुनिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में जो हमें जानकारी है, मैं कहना चाहूँगा कि इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ और इनका जो देहावसान है वो 1964 ईस्वी में हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में भी संबोधित किया जाता है या राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें सम्मानित करते हुए हमें गर्व की अनुभूति होती है। ये या इनका जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। हिंदी के आधुनिक काल के जो चार काल हैं, भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जिसे हम नई कविता भी कहते हैं, ये जो युग हैं, इनमें जो दूसरा युग है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के ये लोकप्रिय साहित्यकारों में अपनी ख्याति रखते हैं। खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नैकट्य के कारण, नैकट्य का मतलब निकटता के कारण, गुप्त जी ने सरस्वती में नियमित रूप से लिखना प्रारंभ किया था। कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक सरस्वती पत्र नामक पत्रिका का संचालन किया था या प्रकाशन किया था। उसी पत्रिका में मैथिली गुप्त जी भी अपना लेखन दिया करते थे, लेख दिया करते थे, वो प्रकाशित होते थे लगातार। किंतु हिंदी जगत का ध्यान उनकी भारत भारती नामक रचना ने सर्वप्रथम आकृष्ट किया। यानी इनको साहित्यिक जगत में जो प्रसिद्धि दिलाने वाला काव्य है या सबसे पहले पहचान दिलाने वाले जो काव्य है वह है भारत भारती। भले ही काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भारत भारती की कविताएं कमजोर हैं, किंतु जाति, देश, मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गुप्त जी के काव्य भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है। यानी गुप्त जी ने जो भी काव्य लिखा है, उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा हमारे देश के प्रति, हमारे देश की मातृभूमि और हमारे देश की जो संस्कृति है उसके प्रति अपना सम्मान, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, भक्ति और उनके प्रति साथ ही या उनको व्यक्त करते हुए साथ ही गौरव की अनुभूति के भाव भी प्रकट किए हैं। तो ये नए प्रवर्तक के प्रति भी तीव्र उत्साह रखते हैं। उनके काव्य में द्विवेदी युग आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिकता, आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। उन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनद नाटकों की रचना की। कौन कौन से? तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनद, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार उनके अनुदित काव्य हैं। अनुदित मतलब जिनका अनुवाद हुआ है। यद्यपि भारत भारती कविताओं ने उन्हें अपूर्व लोकप्रियता प्रदान की, किंतु साकेत नामक महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। मुख्यतः साहित्यिक जगत में जो इनका परचम लहराया या जिसने इनको पूरे राष्ट्र में साहित्यिक जगत में जो इनका नाम प्रसिद्ध करवाया, वो इनका प्रमुख काव्य है साकेत। साकेत एक महाकाव्य के रूप में है जो उनको
प्रसिद्धि दिलाने वाला महत्वपूर्ण काव्य है। यद्यपि साकेत की कथा राम कथा पर आधारित है, तथापि उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस काव्य में त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि काव्यों में भी उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्र को गरिमा प्रदान की है। मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत बड़ी खासियत है कि उन्होंने अपने काव्यों में भारतीय समाज की जो उपेक्षित, दलित, शोषित, पीड़ित जो महिलाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके चरित्रों को इन्होंने प्रमुखता से उभारा है। सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभिक रचनाओं से लेकर के भारत भारती की कविताओं तक गुप्त जी का कवि इतिवृत्तात्मकता तथा गद्यात्मकता की शुष्कता से ग्रसित था, किंतु साकेत के आते आते उनका काव्य सरसता और भावप्रता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। उन पर बांग्ला भाषा के काव्य का प्रभाव पड़ा, साथ ही क्षयवादी काव्य चेतना ने उन्हें कोमल कांत पदावली की में भावपूर्ण रचनाएं लिखने की प्रेरणा दी। खंड काव्यों तथा महाकाव्य की रचना के साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति वैचित्र से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना भी की। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे, यानी भारतीय संस्कृति के प्रति इनके मन में पूर्णतः आत्म सम्मान था और उसको व्यक्त करने में ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे तथा भारतीय संस्कृति का उनके काव्य में भी खूब वर्णन हुआ है। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में से रहे हैं, यानी भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसी दौर के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इन्होंने हमारे देश के लोगों के मन में, के हृदय में, दिल में एक तरह से राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आदर्श, आस्था के भाव भरने का खूब काम किया। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इतना परिचय देने के पश्चात मैं बात करूंगा आपके पाठ्यक्रम में जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है वह है मातृभूमि। जैसा कि नाम से विदित है कि मैंने बार बार परिचय में आपको बताया कि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं में भारत भूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव प्रकट किए हैं और अपनी मातृभूमि की में जन्म लेकर के वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन्हीं भावों से ओतप्रोत होकर के इन्होंने मातृभूमि नामक कविता लिखी। तो देखिएगा मातृभूमि नामक कविता, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस संबाल्य काल में सब सुख पाए, जिनके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्ष युद्ध जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख भग्न क्यों न हो मोद में। अंत की लाइन में साहित्यकार स्वयं से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, हम इतने नमक हराम नहीं हैं कि आपको भूल जाए। हम आपकी गोदी में खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, पले हैं, जन्म लिया है आपने ही। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके प्रति अपने मन में आदर्श रखें, आदर्श भावनाएं बनाए रखें, आपके प्रति सम्मान, आस्था, श्रद्धा और भक्ति की भावनाएं रखें और आप में जन्म लेने के पश्चात हमें हमारे अंदर गौरव की भावना का विकास होना चाहिए। इन्हीं भावना से उत्प्रोत होकर के साहित्यकार कहते हैं कि जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुई है, रजवानी मिट्टी। मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्रकवि हैं, वो इस पद में कह रहे हैं कि हे भारत भूमि, हे मातृभूमि, जिसमें यानी आपकी मिट्टी में लोट लोट करके, लोटपोट होकर के, खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। हे भारत भूमि, हे मातृभूमि, प्रारंभिक हमारे शैशवावस्था में हम घुटनों के बल चला करते थे और आपकी रज में, आपकी मिट्टी में घुटनों के बल सरक सरक करके, रेंग रेंग करके, खिलखिलाते हुए हम धीरे 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 बड़े हुए हैं। परमहंस सम अर्थात परमहंस के समान, परमहंस सम
अर्थात परमहंस के समान बाल्यकाल में सब सुख पाए। ये मातृभूमि, मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ या आपके प्रति मैं पूर्णतः श्रद्धा के भाव, आस्था के भाव प्रकट करते कहता हूँ कि परमहंस के समान हे भारतभूमि, हमने बाल्यकाल में आप पर सभी प्रकार का सुख प्राप्त किया है। यानी हमारे बाल्यकाल में आपके यहाँ किसी प्रकार का कोई दुख हमें महसूस नहीं हुआ, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। इसीलिए उसी की वजह से धूलों में हम सने रहते थे, मिट्टी में हम सने रहते थे, लेकिन उसी धूल मिट्टी में खेल कूद करके आज हम ऐसे निखर गए कि धूल में से हीरा निकलता है, कोयले में से हीरा निकलता है। ऐसे ही मानव भारत भूमि की मिट्टी में से खेल कूद करके रैंक करके हम आज बड़े हुए हैं और आज हम एक हीरे के स्वरूप हम विकसित हुए हैं। हम खेले कूदे हर्षित जिसकी प्यारी गोद में। ये मातृभूमि, मैं कह देना चाहता हूँ कि हम हर्षित होते हुए, हर्षित अर्थात मन में हर्ष का भाव रखते हुए, प्रसन्नता का भाव रखते हुए हम आपकी गोद में खेलते हुए, कूदते हुए, हर्षोल्लास व्यक्त करते हुए बड़े हुए हैं, विकसित हुए हैं, पनपे हैं। अतः हम अपने आप को धन्य मानते हैं, धन्य महसूस करते हैं। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, आपके प्रति मैं अपने मन से, सच्चे मन से पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति की भावना, आस्था की भावना प्रकट करता हूँ। तुमको निरख मगन क्यों न हो बोध में, अर्थात आपको बार बार देख करके क्यों न मैं मन में अंदर ही अंदर खुश हूँ, अर्थात अवश्य खुश होता हूँ। ऐसी बात मैं आपके इस कविता के माध्यम से मैथिली संस्कृत कहना चाहते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति और आस्था के भाव प्रकट करता हूँ और अपने आप को इस पृथ्वी पर, इस धरती माता पर पैदा होने के पश्चात गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इन्हीं भावों की साहित्यकार ने बहुत ही अलंकारिक और साहित्यिक शैली में हमारे समक्ष वर्णन प्रस्तुत किया। दूसरा जो पद है आपका इसी मातृभूमि नामक कविता से, पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही, अब अभ्रंश प्रासाद ये महल तुम्हारे बने हुए हैं, और वो तुझी से तुझ पर सारे ही मातृभूमि हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस ये तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। आगे इस पद में भी साहित्यकार ने मातृभूमि के प्रति अपने जो मनोभाव हैं उनको बड़ी आस्था के साथ प्रकट किए हैं। पालन पोषण और जन्म कारण तो ही, हे मातृभूमि, मैं तो आपको पूर्णतः अपने आप को ही अपने विकास का केंद्र मानता हूँ। अपने विकास का पूर्णतः जो कारण है वो आपको ही मानता हूँ कि आपने ही हमारा सभी जीवों का भरण पोषण किया है, पालन पोषण किया है, और आपने ही हमें जन्म दिया है। इसी और जन्म दे करके आपने हमारा भरण पोषण किया, पालन पोषण किया है। अतः मैं अपने आप को अपनी मातृभूमि पर पैदा होकर के गौरवान्वित महसूस करता हूँ, धन्य मानता हूँ। और आप मेरी मातृभूमि, हे मेरी माता, आपको बहुत बहुत धन्य। वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही, वक्ष स्थल माने सीना, अर्थात सीना पर, छाती से चिपका करके अपने आंचल में रख करके हमें अपना आंचल का दूध पिला करके हमें बड़ा किया है, खिला करके, खिलखिला कर, हंसा करके हमें हमारा विकास किया है, हमें बड़ा किया है। अभ्रंशकस प्रासाद ये महल हमारे, अर्थात आगे साहित्यकार कहना चाहता है कि हमारे जो ये विकृत महल हैं, हमारे पुराने जमाने के जो भारतीय मातृभूमि के प्रति भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे जो पुराने प्राचीन काल के जो बड़े बड़े पुराने महल हैं जो अब एक तरह से विकृत स्थिति में आ गए हैं, वे और आज के हमारे जो महल हैं ये सभी हमें हमारी संस्कृति के प्रति गौरव का एहसास कराते हैं। हमारे देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रति भी हमें सम्मान का एहसास कराते हैं। हे मातृभूमि, बने हुए हैं अहो तुझी से तुझ पर सारे, अर्थात ही मातृभूमि, आज जो हमारी धरती पर हमारी मातृभूमि आपके ऊपर जो बने हुए हमारे प्राचीन भारतीय समाज के जो सांस्कृतिक गौरव है, जिनमें बड़ी बड़ी महल हैं, अट्टालिकाएं हैं, किले हैं, जो भी बने हुए हैं, जो आज हमारे लिए बहुत बड़े प्रतीक के रूप में है, आदर्श के रूप में है,
ख्याति के रूप में हैं, हमें यश दिला रहे हैं, वो सभी आपके ऊपर ही सुशोभित हो रहे हैं। हे मातृभूमि, यहाँ संबोधन का भाव व्यक्त करते हुए साहित्यकार कहता है कि हे मेरी मातृभूमि, हे मेरी जगजननी, हम जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, अर्थात जब तक हम आपकी शरण नहीं प्राप्त करेंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। यानी जब तक हम अपनी मातृभूमि के प्रति आदर, सम्मान और इसके प्रति जो भी हमारा दायित्व है, कर्म है, वो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमको प्रलय की गोद में जाना पड़ेगा। अतः प्रलय की गोद में जाने से बचना है तो हमें अपने मातृभूमि के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनका हमें पूर्णतः निर्वाह करते रहना होगा। ऐसा साहित्यकार हमें एक तरह से संदेश दे रहे हैं, संदेश देते हुए अपनी भाव अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं। तीसरा जो पद है मातृभूमि के पदों में से ये है, हमें जीवन आधार अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। यहाँ साहित्यकार मातृभूमि की निस्वार्थ सेवा या परोपकारिता की भावना को अभिव्यक्त करते या अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, हमें आप परोपकारिणी के रूप में नजर आती हैं, सभी का भरण पोषण करने वाली के रूप में नजर आती हैं, निस्वार्थ भाव से आप सभी का पालन पोषण करती हैं, सभी की सेवा करती हैं। कैसे? हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती है। हे मातृभूमि, हम सभी जीव जंतुओं को, हम सभी प्राणियों को पेट भरने के लिए, भरण पोषण करने के लिए जो अन्न उत्पन्न होता है वो आप में ही पैदा होता है। अर्थात हमें अन्न या जो भी जितने भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो सभी हमें उपलब्ध होती हैं, आप में से ही होती हैं। अतः अन्न देने वाली मातृभूमि, आप हमारे लिए बहुत बड़ी परोपकारी के रूप में नजर आती हैं। बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। हे मातृभूमि, आप हमें अन्न देती हैं, लेकिन उस अन्न के बदले आप हमसे कुछ भी नहीं लेती हैं। यानी एक तरह से यहाँ मातृभूमि के द्वारा अब उसके ऊपर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सभी की निस्वार्थ भाव से जो सेवा करना है, निस्वार्थ भाव से जो भरण पोषण करने की जो प्रकृति है, उसका साहित्यकार ने यहाँ वर्णन किया है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा साहित्यकार कहना चाहता है कि ये मातृभूमि, मैंने जब आपका अवलोकन करना शुरू किया तो मैंने क्या देखा कि आपके अंदर एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्रव्य है, पदार्थ भरे हुए हैं, खनिजों का भंडार है, आपके ऊपर संपदाओं का भंडार है। पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि, मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, मैथिली संगुप्त जी कहते हैं कि आप सदैव निस्वार्थ भाव से और निसंकोच होकर के सदैव तत्पर, सदैव सतत लगातार हमारे सभी लोगों की आप सेवा करती रहती हैं, भरण पोषण करती रहती हैं और बड़े प्रेम के साथ, प्रेम भावना से वशीभूत होकर के आप सभी का भरण पोषण करती हैं, सभी का हित करती हैं, सदैव करती हैं, सतत करती हैं, लगातार करती हैं। हे मातृभूमि, उपजे ने जो तुझसे कृषि अंकुर कवि। आगे साहित्यकार कहते हैं, यानी मैथिली संगुप्त जी कहना चाह रहे हैं कि हे मातृभूमि, यदि मैं आपको ये कहूं कि यदि कभी आपके यहाँ अन्न कणों की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी अन्नों का अंकुरण नहीं होता है, कोई अनाज उत्पन्न नहीं होता है, तो एक दिन स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। यानी आपने यदि अपने यहाँ खाद्यान्न फसलें उगाना बंद कर दिया तो निश्चित रूप से मानव जीवन या सारे प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो तड़प तड़प कर जल मरे उद्रानल में हम सभी। साहित्यकार कहना चाहता है कि यदि आपके यहाँ, यानी हे मातृभूमि, यदि आपके यहाँ अन्न उत्पन्न नहीं होगा, खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होंगे, तो मैं ये निश्चित रूप से कह देना चाहता हूँ कि हम सभी प्राणी, हे मातृभूमि, आपके ऊपर ही तड़प तड़प करके मर जाएंगे। उद्रानल और हमारे जो पेट की जो आग है, यानी पेट की जो भूख है, उदरानल, उदर प्लस अनल, अर्थात पेट की भूख, जठराग्नि कहते हैं जिसको, यानी पेट की भूख को शांत नहीं होगी और हम भूखे रह करके मर जाएंगे। इस तरह से हे मातृभूमि, आप निश्चित रूप से हमारे सबके लिए धन्य हैं। आप हमारा सभी का भरण पोषण करती हैं। इस बात को मैं बहुत ही आपके समक्ष बखूबी से कह रहा हूँ और आपके प्रति
मैं पूर्णतः श्रद्धा का भाव व्यक्त करता हूँ। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में जो चौथा पद है, देखिएगा। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार का भी क्या हमने हमसे भोगा। तेरा ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। हाँ, अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि है, अंत में तुझ में ही मिल जाएंगे। इस मातृभूमि नामक कविता में मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने जो सच्चाई है, संसार की सच्चाई है, उसको यहाँ बयां किया है। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। हे मातृभूमि, हे मेरी जन्मदात्री धरती माता, मैं आपके समक्ष अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए, दिल के उद्गार व्यक्त करते हुए कहता हूँ कि निश्चित रूप से आपके ऊपर हमने जन्म लिया है और जन्म लेकर के हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। धन्य महसूस करते हुए मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर रह करके हमने अनेक सुखों का उपभोग किया है। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, अर्थात मैं कह देना चाहता हूँ कि आपने हमारा जितना कल्याण किया है, जितना भला किया है, क्या हम उसके बदले में आपका कुछ उपकार कर पाएंगे? ये हम कह नहीं सकते। अर्थात हमसे उतना आपका उस उपकार के बदले नहीं हो पाएगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है। हे मातृभूमि, आपने ही हमें इस देह को दिया है, या इस योनि में, या इस इन प्राणियों के रूप में हमें आपने जन्म दिया है। तो मैं कह देना चाहता हूं कि आज हमने जो जन्म लिया है, हमारा जो अस्तित्व है, वह आपकी वजह से ही बना हुआ है, या आप ही हमारे अस्तित्व को बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण कड़ी हैं। बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। बस हे मातृभूमि, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आपकी जो सुरीली और मधुर तब जो भावनाएं हैं, जो आपका दृष्टिकोण है, उसी की वजह से आज हम सब जीवित हैं, या हमारा अस्तित्व आपकी वजह से ही है। हाँ, अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, मैं भी आपके प्रति अपनी मनोभाव व्यक्त करते हुए कहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इस धरती पर जन्म लेने वाले प्राणी को जाना पड़ेगा, जिस दिन उस प्राणी का प्राणांत होगा, और प्राणांत होने के पश्चात वह प्राणी, वह जीव, वह मनुष्य इस धरती माता को छोड़ करके जाएगा। तो वो जाएगा कहाँ? आखिरकार इसी धरती माता में ही वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अतः हे मातृभूमि, आपका हृदय बड़ा विराट है, आप बड़े विराट हृदय वाली हैं, आप ही जन्म देती हैं, और आप ही जन्म देने के पश्चात अंत समय हो जाने पर, अंतकाल हो जाने पर उन प्राणियों को आप अपने अंदर ही समाहित कर लेती हो। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएंगे। अर्थात हे मातृभूमि, मैं कह देना चाहता हूं कि जो भी जीव इस धरती पर आया है, वो सारे जीव आप में ही पुनः समाहित हो जाते हैं, इसी में मिल जाते हैं, यानी मिट्टी में मिट्टी स्वरूप मिल जाते हैं। इस प्रकार से साहित्यकार ने इस पद में संसार की जो सच्चाई है उसको बहुत ही स्पष्टता के साथ व्यक्त करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पद है, पांचवा पद है। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुद्दायक होता, निज स्वप्नों को देख हृदय रसित होता, नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता, उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा है तत्व है। हे मातृभूमि, तेरे सदृश जीव किसका महामहत्व है। यहाँ साहित्यकारी कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं कह देना चाहता हूं कि आपके समान मुझे तो इस दुनिया में दूसरा कोई महत्ता पाने वाला नजर ही नहीं आता है। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, अर्थात साहित्यकार यहाँ दूसरी बात रखते हुए कहता है कि दो मित्रों के बीच में मित्रता होती है, लेकिन कई बार उनकी दोस्ती के अंदर कुछ गलत फहमियों के कारण मलिनताएं आ जाती हैं, और उस मलिनता के कारण उन दोनों दोस्तों की जो दोस्ती है, सच्चाई है, वो खोती हुई चली जाती है, धूमिल होती हुई चली जाती है। जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुद्दायक होता, अर्थात जिस प्रेमी के द्वारा जो हमें प्रेम मिलता है, जो हमें मुद्दायक, अर्थात जो हमें एक तरह से प्रसन्नता प्रदान करने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है, उस रूप में आप हमें प्रतीत होती हैं। निज स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, अर्थात हे मातृभूमि, हम आपको देख करके इतना महसूस करते हैं कि हम स्वयं अपने परिजनों को देख करके
साथ ही साथ हमारा हृदय पूर्णतः हर्षित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता। जिस प्रकार से परिजनों से अपना नाता नहीं टूटता है, ठीक है, ये जीव चला जाता है लेकिन उसकी यादें बराबर बनी रहती हैं। उसी प्रकार से यदि मैं कहना चाहूँ कि हे मातृभूमि, आपसे हमारा अटूट रिश्ता है, अटूट नाता है, हमारा कभी भी आपसे कोई संबंध नहीं टूटता है। उन सब में तेरा सर्वथा व्याप्त हो रहा है तत्व। हे माता, उन सभी संबंधों के बीच में संसार के जितने भी और जो संबंध हैं वो अस्थायी हैं, बल्कि आपके साथ जीव का जो रिश्ता है वो अटूट है, वो कभी भी नहीं टूटता है। वजह क्या है कि आप पर ही वो जन्म लेता है कोई भी जीव, और अपना पूरा जीवन पूरे करने के पश्चात, परिणाम होने के पश्चात पुनः आप पर ही आ जाता है, आप में ही घुल मिल जाता है, आप में ही समाहित हो जाता है, आता है। ये मातृभूमि, आपके प्रति जो नाता है प्राणी का वो बिल्कुल अटूट है। अतः आपके इस नाते के समक्ष और संसार के जो भी नाते हैं, जो संबंध हैं, वो सब फीके हैं। अतः आपका जो नाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाता है, अटूट नाता है। वही नाता आपको श्रेष्ठता प्रदान कराता है। हे मातृभूमि, हे मेरी मातृभूमि, मैं आपको पुनः आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव व्यक्त करते हुए अपनी अभिव्यक्ति करता हूँ कि तेरे सदस्य किसका महामहत्व है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि मुझे तो इस संसार में, हे मातृभूमि, आपके अलावा इतनी महत्ता पाने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आता है। अतः राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी इस मातृभूमि नामक कविता में अपने देश की जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, उसके प्रति पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति और आस्था के भाव प्रकट करते हैं, और साथ ही इस धरती के साथ, इस मातृभूमि के साथ हमारे जो अटूट संबंध है और उन संबंधों की अभिव्यक्ति भी इसमें की है। साथ ही इस धरती पर जन्म लेने के कारण अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, या गौरवान्वित होने के सारे भाव भी साहित्यकार ने इस छोटी सी कविता में व्यक्त किए हैं। इतने व्याख्यान के पश्चात प्रोफेसर SR मीना को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।